यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे फर्स्ट मॉक टेस्ट को। जैसे कि कल मैंने स्ट्रेटजी का वीडियो डाला था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि 4 पेपर 1 का मॉक टेस्ट और 4 पेपर 2 के फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि पेपर के अंदर जब आप जाएं तो आपको कुछ भी अटपटा ना लगे। ओके, हाँ जी, तो उसी को देखते हुए हम लोग जो है वो शुरुआत करने वाले। आज फर्स्ट जो हमारा मॉक टेस्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन का मैंने मॉक टेस्ट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया था पेपर नंबर 1 का, जिसके अंदर हर यूनिट से 5 क्वेश्चन जो है वो हमने इसके अंदर डाले थे। तो अब उसका सॉल्यूशन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बस आप अपने माइंड में रखिएगा, अगर आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो प्लीज डिप्रेस मत होइएगा इस बात को लेकर के कि यार मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। मान लो 50 में से आपके 30 ही क्वेश्चन सही हुए, मान लो 50 में से आपके 20 ही सही हुए या 40 सही हुए, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए। आप बल्कि ये सोचिए कि चलो अच्छा हुआ एग्जाम में जाने से पहले कम से कम इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया, ताकि पेपर के अंदर अगर मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी तो कम से कम मुझे अगर ये क्वेश्चन उठ के आ गए तो अब की बार मेरे ये गलत नहीं होंगे। तो डिप्रेस बिल्कुल भी नहीं हो ना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा डिप्रेस हो जाता है कि सर मैं सोल्व कर रहा हूं और मेरे से हो नहीं रहा है, ये है वो है। तो ये हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको सोल्व कर रहे हैं, अगर आपके नहीं भी हो रहे हैं तो भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बस ये निश्चिंत रहिए कि चलो एग्जाम में जाने से पहले आपके ये सब हो गए हैं। ओके, हाँ जी, चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया था वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर नोइंग अबाउट द नॉलेज लर्नर अवेयरनेस अबाउट हिज और हर ओन लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग स्टाइल। ये आपको नीचे 4 तरह का नॉलेज स्टाइल जो है वो दिया हुआ था। इनमें से बताना था कौन सा नॉलेज स्टाइल को हम लोग जो है वो बेसिकली यूज करते हैं, क्या करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, लर्नर के बारे में अवेयरनेस को जानने के लिए। तो इसका आंसर जो है वो है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी एक बार देख लेते हैं। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज रेफर टू व्हाट इंडिविजुअल नो अबाउट देमसेल्फ। एक इंडिविजुअल जो है अपने आप के बारे में क्या जानता है। कॉग्निटिव प्रोसेसर अबाउट डिफरेंट अप्रोच दैट कैन बी यूज्ड फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अबाउट द डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर लर्निंग टास्क। तो फर्स्ट का जो आंसर था वो है कौन सा, मेटा कॉग्निटिव। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन ये था, द नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड विदाउट इन्फ्लुएंस एंड और यूज ऑफ द रीजन इज कॉल्ड। एक ऐसी नॉलेज जिसको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं बिना किसी इन्फ्लुएंस के एंड और यूज ऑफ रीजन एंड बिना किसी रीजनिंग के, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। कि जब हमको इंट्यूशन आ रही है उसके पीछे का हमारे पास में कोई लॉजिक नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंट्यूटिव नॉलेज। आगे असर्शन इज क्वेश्चन था, सबसे पहले ये बोलता है कि लर्नर व्यू पॉइंट शुड बी सॉट एंड वैल्यूड। लर्नर का जब कभी भी आप लोग जो है वो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं तो आपको लर्नर के व्यू पॉइंट को जो है ध्यान में रखना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करने चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट तो आपका ओके है, असर्शन सही है। रीजनिंग बोलते हैं लर्निंग जो है एक मल्टी डायमेंशन, क्योंकि ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि लर्निंग जो है एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि इस अप्रोच के अंदर हम लोग जो है हम क्या इमोशनल एंड सोशल डायमेंशन जो है इन सबको जो है कंसीडर करते हैं। तो दोनों की दोनों बातें जो है वो क्या है, सही है, और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। आगे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो था एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का वो क्या, अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का वो ये होता है टू हेल्प द लर्नर लर्न टू बिकम ऑटोनोमस लर्नर। कि लर्नर को हम लोग जो है वो इतने कैपेबल बना दे कि वो अपने हिसाब से जो है वो लर्निंग कर पाए, अपने हिसाब से चीजों को सीख सके। तो उसको ये हमारा बेसिक जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे हम लोग जो है लर्निंग के हम टीचिंग जो करते हैं तो उसके अंदर हम प्यूपिल जो होता है हमारा जो बच्चा जो है बेसिकली, तो उसके बिहेवियर को हम लोग क्या करना चाहते हैं, चेंज। और बिहेवियर चेंज का बेसिक मीनिंग यही होता है आपका। आगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बीइंग एम्फसाइज्ड एट ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर मेनली बेस्ड ऑन दिस अप्रोच। तो बताना है कि आपको ये नीचे 3 तरह के मेथड दिए हैं, इन 3 में से कौन सा मेथड ऐसा है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर जो है वो बेस्ड है। तो पहले तो इसका मैं आपको समझा देता हूं। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग जो है इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट लर्निंग अकर, ये इस बिलीफ के ऊपर बेस्ड होती है कि लर्निंग जो है वो अकर होती है एज लर्नर आर एक्टिवली इन्वॉल्व, जब लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन एज अपोज टू द पैसिवली रिसीविंग नॉलेज। तो जहां पे लर्नर जो है वो एक्टिवली एंगेज है चीजों को क्या करने में, कॉज एंड इफेक्ट को जानने के लिए, तो ऐसी अप्रोच को बोलते हैं हम लोग क्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो इस अप्रोच को बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहां पे, हमारे प्रोजेक्ट मेथड के अंदर, जिसके अंदर हम लर्नर को जो है वो क्या देते हैं, एक प्रोजेक्ट देते हैं और लर्नर उसको ध्यान में रखते हुए खुद उसके कॉज एंड इफेक्ट को जानने की कोशिश करता है। आगे
ए टीचर मे हैव टू कम अक्रॉस मैनी प्रॉब्लम इन रूटीन फंक्शन। एक टीचर जो है वो उसको काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो रूटीन फंक्शनिंग के अंदर आती हैं। जनरली द प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय द टीचर टू सॉल्व सच प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस इन द स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव, सजेस्टिंग ए सॉल्यूशन, टेस्टिंग सॉल्यूशन हरसेल्फ और हिमसेल्फ एंड एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द सॉल्यूशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड हियर। तो बताइए इस तरह की रिसर्च के अंदर हम जो है वो मतलब इस तरह की प्रैक्टिस में हम कौन सी रिसर्च को जो है वो टीचर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। बोलते हैं टीचर जो है मे हैव टू कम अक्रॉस मैनी प्रॉब्लम। एक टीचर जो है जब वो रूटीन फंक्शनिंग करता है तो उसके सामने कई सारी प्रॉब्लम आती है। कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उनका क्या चाहिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए। और सॉल्यूशन जो ढूंढता है किसके बेस पर ढूंढता है, साइंटिफिक एनालिसिस इन द स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव, सजेस्ट करता है सॉल्यूशन को, टेस्ट करता है सॉल्यूशन को खुद से और फिर उसके बाद में एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है किसको, सॉल्यूशन को। तो ऐसा करने में टीचर किस तरह की रिसर्च मेथोलॉजी को जो है वो क्या करता है, यूज करता है, दैट इज द एक्शन रिसर्च। तो आंसर जो आएगा इसका एक्शन रिसर्च आएगा। आगे, Which of the following can be termed as the most desirable feature of research? रिसर्च के अंदर अगर रिसर्च के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं लेकिन उनमें सबसे ज्यादा डिजायरेबल फीचर जो है वो ये होता है कि रिसर्च जो है वो कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। आगे, There are many research approach. Which of the following type of research is based on the pragmatic view of reality? Pragmatic view of reality जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? देखिए pragmatic view of reality जो है ये बिलीव करता है कि reality is not static. reality कभी भी जो है static नहीं रहेगी. It change as every turn of event. जैसे जैसे events घटते रहेंगे वैसे वैसे reality जो है वो क्या होती रहेगी, change. Basically situation जो है वो कभी भी एक जैसे नहीं रहती है. Situation वक्त के हिसाब से क्या होती रहती है, change होती रहती है. ठीक है, यहाँ पे pragmatic view of reality में इन्वेस्टिगेटर जो है वो यूज करता है क्वालिटेटिव पैराडाइम को फॉर वन स्टेज. एक स्टेज पे क्वालिटेटिव पैराडाइम को भी यूज करता है और एक स्टेज पे उनको क्वांटिफाई करने के लिए क्वांटिटेटिव पैराडाइम को भी जो है वो क्या करता है, यूज करता है. दिस इज द रीजन, इसीलिए मिक्स्ड रिसर्च को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं इन द प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ रियलिटी जानने के लिए. तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा दैट इज अ मिक्स्ड रिसर्च. आगे, ए गुड हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेट. एक अच्छा हाइपोथेसिस को हम फॉर्मुलेट करते हैं क्योंकि मतलब एक अच्छा हाइपोथेसिस, एक आपने जो है वो नल हाइपोथेसिस को जो है फॉर्मुलेट किया तो उसको अच्छा तब बोलेंगे अगर वो इस तरीके से जो है वो फॉर्मुलेट किया गया इन सच ए वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डेटा, कि उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, वो प्रिसाइज मैनर में हो, स्पेसिफिक हो एंड कंसिस्टेंट हो, एंड इन सच ए मैनर दैट इट हैज स्कोप विद इन द स्टडीज ओनली. तो आंसर जो आएगा वो क्या, डी, ऑल ऑफ द अबव. बेसिकली जब आप हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके अंदर ये सब फीचर जो है वो होने चाहिए. आगे, इट इज यूज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेयर कोज एंड इफेक्ट रिलेशन इज स्टडी. जहां पे हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशन जान रहे हैं. जैसे अगर आपके सर में दर्द हो गया तो हम आपको गोली दे देंगे तो आपका सर का दर्द सही हो जाएगा. तो हम बोलेंगे सर का दर्द हुआ और उसका जो है हमने आपको गोली दी, गोली की वजह से जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ा कि आपका सर का दर्द दूर हो गया. रिस्पॉन्डिंग टू ए सब्सटेंस लाइक ए शुगर पिल एज इफ इट वॉज ए ड्रग इज कॉल्ड. तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे ये बेसिकली एक छलावा होता है. कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा जो है जमीन पर गिर गया तो क्या होता है, उसके ऊपर चोट लगी तो मम्मी क्या होता है जमीन को थप्पड़ मारती है कि है बच्चे को मारा तुमने, तो बच्चा चुप हो जाएगा, बच्चे को लगेगा कि हाँ अब मेरा दर्द जो है वो सही हो गया. तो एक्चुअल के अंदर क्या हुआ, ये एक छलावा ही है. ओके, तो अगर आपको बुखार हुआ, हमने आपको एक शुगर पिल कोई भी मीठी गोली जो है वो आपने आपको दे दी और आपको लगा कि हाँ मुझे दवाई मिल गई और आप ठीक हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेसबो इफेक्ट. तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए. नेक्स्ट, ये आपको ना पैरा दिया हुआ था कि जब हमारे इंडिया के अंदर जो है ब्रिटिशर्स की जब एंट्री हुई, ओके, तो उस टाइम पे लोगों ने जो है उसको क्या किया था, इनवाइट किया. ओके, और देन उसके बाद में लोगों को ऐसा लगा कि ये अच्छा है, ब्रिटिशर्स आए हैं तो हमको जो है कुछ सिविलाइजेशन जो है सीखने को मिलेगी. लेकिन बाद में लोगों ने उसको जो है वो क्रिटिसाइज किया. तो ये पैराग्राफ का जो है वो एसेंस था. ओके, और इसके 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों जो है वो अपने पैराग्राफ में से आ रहे हैं. अब पैराग्राफ को जब आपको सोल्व करना हो तो 2 तरह की अप्रोच आपके यहाँ पे जो है वो काम करती है. एक होती है आपके टॉप डाउन. टॉप डाउन के अंदर आप लोग जो है वो पहले पैराग्राफ को पढ़िए, देन उसके बाद जो है वो आप फिर क्या करें, क्वेश्चंस को आप रीड आउट करें और फिर सॉल्यूशन करें. ओके, एक होती है बॉटम अप. बॉटम अप के अंदर जो है वो कहते हैं पहले क्वेश्चन देख लो और क्वेश्चन के हिसाब से जो है उसको पैराग्राफ के अंदर क्या करो, सर्च करो. एज पर माय ओपिनियन, वैसे तो आप जो आपका मन आए वो आप कीजिए, बट मेरे हिसाब से आप लोग जो है वो टॉप डाउन अप्रोच को जो है वो यूज करें. जब आप टॉप डाउन को यूज करते हैं, ओके, तो आप क्या करें, हर जैसे 5-5 लाइन को एक आप सिस्टम बना लीजिए, अपने पेपर के ऊपर लिख लो. तो 5 लाइन के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना उसको आप सर्कल कर लो या उसका जो वो कीवर्ड है उसको आप लिख लो. तो उससे क्या होगा, दोबारा से आपको पैरा जो है वो रीडिंग करने की जरूरत नहीं है. जब आप क्वेश्चंस पढ़ के पैराग्राफ पे जाओगे ना तो वहां पे एक पंगा होता है, और पंगा ये होता है कि आपको बारी बारी हर एक क्वेश्चन के बाद में जो है पैराग्राफ ऊपर से नीचे स्कैन करना पड़ता है. लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है. तो बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा भी करना चाहें, जहां जैसे आपको सुटेबल लगे आप वैसा कीजिए. ओके, खैर इसमें समझाने का कुछ है नहीं तो मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूं. 11th का आंसर था 4, 12th का जो आंसर था वो था बी, 13th का ए,
14th का सी एंड 15th का जो है वो क्या सी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन सीम्स टू बी इफेक्टिव ओनली व्हेन, कम्युनिकेशन को जो है इफेक्टिव कब बोला जाएगा, व्हेन इट इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, जब जो हमने बात कम्युनिकेट करी है रिसीवर ने उसको समझ लिया, एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, और बदले में उसने जो है वो डिजायर्ड फीडबैक भी हमको प्रोवाइड कर दिया। आगे लो कंटेक्स्ट कल्चर कौन सा होता है, लो कंटेक्स्ट कल्चर इज वन वेयर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली स्टेट, जब सारे की सारी बातें जो है वो क्या की जाए, एक्सप्लिसिटली स्टेट की जाए, ओरली या रिटनली बोला जाए, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, लो कंटेक्स्ट कल्चर। हालांकि बहुत बार इसके क्वेश्चन हमने करे भी हैं पहले भी। आगे ये मेन टर्म्स से और उनके प्रोपाउंडर जो है उनको मैचिंग करना था, तो सबसे पहले फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो दिया स्क्रैम ने, और इंटरमीडिएट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कार्ड्स ने दिया, मैथमेटिकल मॉडल जो है वो दिया शेनन वीवर ने, एंड हेलिकल मॉडल जो है वो दिया फ्रैंक डांस ने। तो ये 18th का जो आंसर है वो क्या, सी। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि इंटरमीडिएट मॉडल जो है ये शेनन वीवर ने दिया, ये पहले स्क्रैम ने दिया था और बाद में शेनन वीवर ने जो है उसको आगे लेके गए थे, ध्यान रखना। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ मीडिएटेड कम्युनिकेशन, इनमें से किसको हम लोग जो है वो मीडिएटेड कम्युनिकेशन बोलेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आप लगा के आइएगा मास कम्युनिकेशन। देखिए मीडिएटेड कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम लोग जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मीडिएटेड कम्युनिकेशन बेसिकली 3 तरीके का होता है, एक होता है मीडिएटेड इंटरपर्सनल, एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो बात कर रहा है मीडिया के थ्रू कर रहा है उसको बोलते हैं मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, और एक होता है कौन सा, मास कम्युनिकेशन। एज पर दिस क्वेश्चन आप यहां पे देखिएगा इंट्रापर्सनल, जब हम खुद से बात करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंट्रापर्सनल, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेशन तो नहीं है, ये तो हटा ही दो। अब बाकी बच गए 3, इन 3 में से जो है आंसर आपका बी भी है और आपका डी भी है। तो लेकिन यहां पे जो है वो क्या, मीडिएटेड इंटरपर्सनल होता है तो आप बी को टिक करते हैं, लेकिन यहां पे जो है वो आपको मास कम्युनिकेशन जो पेपर में दिया हुआ है, तो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब आप मासेस के साथ में कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया या किसी भी चैनल को यूज करके, जब मासेस ऑफ पीपल के साथ में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन का जो राइट एग्जाम जो आंसर आएगा डेट इज द मास कम्युनिकेशन। तो 19th का डी ऑप्शन है, ध्यान रखना इसका कि 19th का आपका कौन सा आएगा, डी। चलो जी आगे बोलता है ग्रेप वाइन इज बेसिकली इनफॉर्मल, जो ग्रेप वाइन नेचर का जो कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल नेचर का कम्युनिकेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्रेप वाइन, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी बात जो है वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग सही नहीं है। पहला, इट इज कंसीडर्ड टू बी फास्टर, हाँ जी फॉर्मल से फास्ट होते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई कड़ी नहीं होती है, आप डायरेक्टली किसी से भी जाके बात कर सकते हैं। सेकंड, इट इज डीम्ड टू बी लेस एक्यूरेट, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पे रूमर्स के चांसेस बहुत ही क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यस। एंड इट इज प्रेफर्ड ओवर द फॉर्मल, क्या ऐसा है क्या, नो सर, ये प्रेफर्ड नहीं है, फॉर्मल फॉर्मल तो चाहिए साथ में इनफॉर्मल साथ में चल जाता है। तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे, ए पर्सन स्टार्ट इज जर्नी इन द मॉर्निंग, एक पर्सन, ये मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है। पहला, एक पर्सन ने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करी है मॉर्निंग के अंदर एट 11 है, सुबह 11 बजे जो है उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और 3/8 जो जर्नी है उसने कवर कर ली ऑन द सेम डे एट 4:30, सॉरी 11 बजे उसने जर्नी को स्टार्ट किया और जब 11 एक पर्सन ने जो है सुबह अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, पता नहीं कितने बजे स्टार्ट किया, लेकिन 11 बजे तक वो अपनी टोटल जर्नी का 3/8 पोर्शन जो है वो कवर कर चुका था, ओके। और सेम डे 4:30 बजे तक वो 5/6 पोर्शन जो है वो कवर कर चुका था। तो बताइए उसने किस टाइम पे अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की होगी। अब देखिएगा यहां पे पार्ट ऑफ द जर्नी जो उसने कवर करी है, मतलब 11 बजे से लेके 4:30, 11 से लेके 4:30 कितना टाइम हो गया, 5.5 घंटे। 5.5 घंटे में उसने कितनी जर्नी को जो है वो कवर कर लिया। सुबह कितने बजे चला हमें नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है 11 बजे 3/8 कवर कर लिया और 4:30 बजे 5/6 कवर कर लिया। तो इस पीरियड में 4:30 से लेकर के 11 बजे से लेकर के और 4:30 के पीरियड में बोल तो 5.5 घंटे में कितनी जर्नी कवर करी सर, 5.5 घंटे में उसने जो जर्नी कवर करी है वो करी है 11/24, हाँ जी। तो बताइए पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में लगेगा कितने घंटे, 12 घंटे, हाँ जी। तो अब बताइए रिमेनिंग की जो जर्नी है, ठीक है, 4:30 के बाद वो उसने कितने घंटे में कवर कर ली होगी सर, 5/6 जर्नी तो हमारी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो रिमेनिंग रह गई थी 1/6, तो 1/6 को कवर कर लिया 2 घंटे में, ओके। तो बताइए अब कंप्लीट जो है मतलब उसने अपनी जर्नी को कंप्लीट कितने बजे तक कर लिया, 4:30 तक 5/6 हो गई थी, रिमेनिंग की 1/6 जो है उसने आगे के 1.5 घंटे में कर ली। तो मतलब 6 बजे तक उसकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। 6 बजे इवनिंग में जर्नी कंप्लीट हो गई है, टोटल टाइम लगा है 12 घंटे का। तो बताओ कब शुरू की होगी, तो सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे उसने जो है 6:30 बजे जो है उसने अपनी जर्नी को जो है वो क्या किया, कंप्लीट किया। तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर आप देख लीजिएगा, ओके जी सर।
आगे एक सर्टेन लैंग्वेज के अंदर क्लब को जो है वो कोड किया गया FKTE, ये थोड़ा ना मिस्टेक से इसको देख लेना, FKTE से किया गया और फिर देन को जो है वो दिया कोडिंग किया गया WGDQ में। तो इसके हिसाब से बताना ARID को कैसे कोड करेंगे। देखो CLUB क्लब को जो है वो क्या कैसे किया गया FKTE, C के बाद C+3 DEF, फिर नीचे से फिर K के बाद L, T के बाद U और B के बाद CDE +3 का रूल लग गया। इसी के हिसाब से देन में देखते हो तो देखो T के बाद UVW +3 का रूल लगा, G के बाद H, D के बाद E और यहां पे N के बाद PNOPQ +3 का रूल लग गया। इसी के हिसाब से यहां पे करोगे तो बताओ A के बाद BCDG, Q के बाद R, H के बाद I और ऊपर D के बाद EFG। तो ये आपका हो गया आंसर क्या ADQH और G। आगे बोलते हैं F फादर है U का, F जो है वो फादर है U का जो कि फादर है S का, F फादर है U का और U जो है वो फादर है किसका S का। तो ये हियरार्की बन गया जी सर। आगे M मतलब M जो है वो मदर है किसकी R की, M ग्रैंड मदर है किसकी R की। तो R जो है वो M का क्या हो गया पोता हो गया, हाँ जी। और R जो है वो लड़का है किसका O का, तो R इससे ऊपर चला तो O, ठीक है। M और O में क्या है सास बहू है ये, ठीक है ना। अब बोलते हैं N पैटर्नल अंकल है R का, N कोई एक पर्सन है वो पैटर्नल अंकल है मतलब चाचा या फिर ताऊ है किसका R का, ओके। और R जो भाई है किसका S का। तो बताओ O में और R में रिलेशनशिप क्या हुआ। अब देखो अगर S और R दोनों भाई हैं तो U जो है वो पापा है किसका S का, तो मतलब U जो है वो पापा हो गया किसका R का। और अगर U पापा हो गया किसका R का और O जो है वो पेरेंट है R का, तो बचा कौन। अगर वो पापा है तो नेचुरल बात है O जो है वो कौन है मम्मी है। तो O में और R में रिलेशन जो है वो कौन सा है मदर का एंड सन का। चलो जी आगे। एक बैग के अंदर जो है वो 50 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है, 10 पैसे के कॉइन है, किस रेशियो में 5:9:4 में, अमाउंटिंग 206 और टोटल अमाउंट जो है वो कितना है 206। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप रिस्पेक्टिव। तो आपको बताना है कितने कॉइन जो है उस बैग के अंदर बेसिकली है, ठीक है। मान लो कॉमन मल्टीप्लाई ले लिया कितना x, तो नंबर ऑफ कॉइन जो है वो कितने हैं 5x + 9x + में 4x रिस्पेक्टिवली। तो टोटल अमाउंट जो है वो कितना आ गया, टोटल अमाउंट 206। इसके हिसाब से हमने देख लिया x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब अमाउंट को आप जो है वो एक बार क्या कर लो डिवाइड कर लो। तो 2.5 इंटू में 40 करूंगा तो ये आ गया 100, फिर 2.25 इंटू में 40 करूंगा 90 एंड 40 इंटू में 0.4 करूंगा तो कितना आएगा 16। अब 100 रुपए हैं 50 पैसे के, तो मतलब कितने कॉइन होंगे डिवाइड बाय 0.5 कर दो 200। 90 रुपए हैं 25 पैसे के, तो डिवाइड बाय 0.5 कर दो 360। और 10 पैसे के जो है वो कितने रुपए हैं 16 रुपए हैं 10 पैसे वाले, तो डिवाइड बाय 0.10 करोगे 160। तो आंसर जो बन के आएगा डेट इज 200, 360 और 160। चलो जी आगे। 25 और 26 काट दो क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। 26 वाला जो डायरेक्शन क्वेश्चन है पहले अपने सिलेबस में था, अब नहीं है। और 25 वाला कैलेंडर का क्वेश्चन था, ये भी अब नहीं आते हैं जनरली। आगे अब बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रत्यक्ष इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। प्रत्यक्ष जो है वो ओनली सोर्स है वैलिड नॉलेज का। व्हाट वी कैन ट्रीट थ्रू सेंसेस मस्ट बी ट्रीटेड एज नॉन एग्जिस्टेंट एंड ओनली फिजिकल बॉडी इज रियल। तो ये बताइए इंडियन लॉजिक सिस्टम के किस रूल का एग्जांपल है। तो ये है आपका चरवक मेटलिस्टिक स्कूल का एग्जांपल, तो ये आएगा सी। ये सब इसी के फीचर्स है। आगे बोलते हैं नो कंक्लूजन इज पॉसिबल फ्रॉम टू। कोई भी कंक्लूजन पॉसिबल नहीं होगा किन दो से। अगर देखिएगा अगर दोनों प्रीमाइसिस नेगेटिव है या दोनों प्रीमाइसिस स्पेसिफिक नेचर के हैं तो उन प्रीमाइसिस के बेस पे आप कोई भी कंक्लूजन जो है वो रन नहीं कर सकते, कोई भी कंक्लूजन जो है वो नहीं डिराइव कर सकते। तो गोल्डन रूल जो है सिलोक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने का वो क्या है, पहला अगर दोनों की दोनों प्रीमाइसिस जो है वो नेगेटिव है देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन प्रीमाइसिस। एंड दूसरा अगर दोनों के दोनों प्रीमाइसिस जो है वो पर्टिकुलर हैं तो कोई भी कंक्लूजन जो है आप उनके बेस पर ड्रॉ नहीं कर सकते। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो कोई भी कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है कब, अगर दोनों क्या है नेगेटिव प्रीमाइसिस है या फिर अगर दोनों जो है वो क्या है स्पेसिफिक है। तो 28 में जो है नेगेटिव दे रखे तो आंसर आएगा क्या नेगेटिव। आगे स्टेटमेंट दे रखी है, दो आपको यहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओके। सम सेंट आर पॉलिटिशियन एंड सम पॉलिटिशियन आर बिजनेसमैन। दोनों की दोनों क्या बोलो सर, दोनों की दोनों जो है वो कैसी है स्पेसिफिक है। दोनों कैसी है स्पेसिफिक। मैंने ऊपर बताया ना कि कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा अगर दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों कैसे पर्टिकुलर हो, ओके। और ये दोनों की दोनों क्या पर्टिकुलर ही है, कोई भी जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। पर्टिकुलर कौन सा था जो 100% एरिया को कवर नहीं करते, यूनिवर्सल कौन सी जो 100% को कवर करती है जिसके अंदर ऑल आता है या फिर क्या आता है नो आता है, ओके। अब यहां पे आप देखिएगा सम सेंटर पॉलिटिशियन एंड सम पॉलिटिशियन बिजनेसमैन, इसके बेस पर कंक्लूजन बताना है। पहला सम सेंटर बिजनेसमैन हो सकते हैं क्या सेंट और बिजनेसमैन में कोई रिलेशन मेंटेन हो सकते हैं क्या, नो सर। सम बिजनेसमैन आर सेड
रिलेशन नहीं हो सकता। ऑल बिजनेस पॉलिटिशियन नहीं है। ऑल पॉलिटिशियन आर सेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नन फॉलो। और हालांकि इतना ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमको पता है अगर दो नेगेटिव प्रीमाइसिस हैं या दो पर्टिकुलर प्रीमाइसिस हैं, ठीक है, तो उन केसेस के अंदर जो है कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। चलो जी आगे बोलता है सोल्जर सर्व देयर मदरलैंड। सोल्जर जो है वो सर्व करते हैं अपने मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को जो है वो क्या करते हैं, सोल्जर सर्व करते हैं। तो इस जो आपकी स्टेटमेंट है इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सम पर्सन हु आर सोल्जर सर्व देयर मदरलैंड। चलो जी आगे, आपको डीए का क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन जो है वो चलना था। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो ये था, दो डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट ए और डिस्ट्रिक्ट बी, उनका 2 सालों का डेटा दिया हुआ है, 1995 का और 1996 का, और डेटा जो है वो दिया हुआ है किसके रिगार्डिंग, जो उन्होंने खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी पे, केमिकल पे, थर्मल पे, सोलर पे और न्यूक्लियर पे। इसके बेस पर कुछ आपको क्वेश्चन के आंसर करने थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम, और ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले इन चीजों को ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर दिया होता है कि आपके जो फिगर्स दे रखे हैं वो किस में, तो फिगर्स दे रखे हैं आपके करोड़ के अंदर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आया, बोलता है बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द टू डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी मोर इन 1996 एज कंपेयर टू 1995। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ए की और बी की जो है 1995 में 1996 में वो कितने परसेंट ज्यादा है, मतलब 1995 के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी ए की और बी की वो कितनी ज्यादा हो गई है 1996 में। तो क्या कर रहे हैं, 1995 की टोटल को जोड़ लो, ये आ गया 2923 और ये 7081, ये आ गया। अप्रोक्सीमेशन के ऊपर काम करना था तो मैंने फिगर्स को अप्रोक्सीमेट कर दिया। 10,004 आया था तो इसका अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 10,000। 96 की जोड़ी तो ये 11,840 है, तो कितना हो गया 11,800। कितनी ज्यादा है, 10,000 से 11,800 हो गई है, तो कितनी 1800 रुपए बढ़ी। 1800 अपॉन में 10,000 इंटू में 100, तो आंसर आएगा कितना 18%। आगे फिर बोलता है द टोटल इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, ओनली बात हो रही है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, एंड थर्मल का, किसकी, दो। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इन 1995 इज टू डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी फॉर्म्ड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन द ईयर। तो बताना है कि वो कितना परसेंट है टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द ईयर का। तो अगर देखो, मैं अगर बात करता हूं टोटल इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी में और थर्मल के अंदर 1995 में दोनों डिस्ट्रिक्ट के, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में निकाल ली 95 के अंदर, ये आगे दोनों की 815 और 632, ये देखो 815 ये आ गई 815 इलेक्ट्रिसिटी की और ये थर्मल की 632। अब इसके लिए 2065 और ये 1232, ये आ गई, एक मिनट, 2000 पैसे 1232, मैंने इसको जोड़ लिया, ये आ गया 4700। अब ये बताना ये कितना परसेंट है किसका, टोटल का। तो टोटल जो है 1995 का हमने पहले ऊपर कर ही रखा था, ये देखो 1995 का दोनों का टोटल कितना था 10,000, तो डिवाइड बाय 10,000 कर दो, आंसर आ जाएगा कितना 47%। खत्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन डिस्ट्रिक्ट बी डिस्ट्रिक्ट के अंदर द इन्वेस्टमेंट जो है इन विच एरिया, ये चार आपको एरिया दे रखे हैं, किस एरिया के अंदर जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ओवर द इन्वेस्टमेंट इन द एरिया 1995। तो बताना है 1996 के अंदर जो है इन चार में से किस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो आप देख लो केमिकल के अंदर जो है पहले कितना 750 से 990 हो गया, तो कितना बढ़ा 32%। न्यूक्लियर में 1700 से 2200 हुआ, कितना बढ़ा 29%। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 2000 से 2300 हो गया, कितना बढ़ा 15%। सोलर में 1400 से 1800 हो गया, कितना बढ़ा 28.57। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर बढ़ा, आपके केमिकल में, तो आंसर आ गया क्या केमिकल। आगे बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम, कितने टाइम है द टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1995-1996 इन डिस्ट्रिक्ट बी वाज दैट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट ए। तो आपको ये बताना कितने टाइम्स है, तो डिस्ट्रिक्ट एक मिनट दोबारा देखना, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1995-1996 डिस्ट्रिक्ट बी की जो इन्वेस्टमेंट है टोटल, ये टोटल आ गई डिस्ट्रिक्ट बी की जी, वो कितने टाइम है टोटल इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट ए, ये है टोटल ए की, तो ये बताना है। तो डिस्ट्रिक्ट बी की कितनी है 15,433 दोनों सालों की, 1995 की भी और 1996 की भी। ये कितने टाइम से किसका, ए का, तो ए का ये 95 का और ये किसकी 96 की, तो ये आप निकालो 2.4 टाइम आएगा। आगे फिर बोलता है इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट बी शोज द सेम रेट, अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट बी की टोटल इन्वेस्टमेंट जो है शो द सेम रेट इंक्रीज, अगर 1997 में भी सेम रेट से जो वो क्या हो इंक्रीज हो, जैसे वो 1995 से 1996 के अंदर हुई है, तो बताओ कितने परसेंट से जो है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1997 के अंदर कितनी होगी। देखो 95 के अंदर डिस्ट्रिक्ट बी की इन्वेस्टमेंट कितनी थी 7081 और 96 में कितनी होगी 8352। ओके, तो 95 से 96 में जो बढ़ी है कितने परसेंट से बढ़ी है, तो मैंने परसेंटेज निकाल लिया कितना 18। अब बोलता है अगर यही रेट हो तो बताओ 1997 में कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना, ये डायरेक्टली ये जो दे रखा है कितना 8352, इसके अंदर ये जोड़ दो 18%, तो इसमें 18% जोड़ूंगा तो अगली कितनी होगी 9855 को राउंड ऑफ कर लिया 9850, डी आंसर आ गया।
चलो जी आगे बोलते हैं विच ऑन द फॉलोइंग इज अ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, इनमें से कौन सा डीबीएमएस का पार्ट है। तो बेसिकली ये जो पाइथन लाइनक्स जावा ये लैंग्वेज है और ये ओरेकल जो है ये आपका एक डेटाबेस है। तो ओरेकल डेटाबेस इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे एमएस ऑफिस फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, ये एनिमेशन मैजिक जो है ये आर द एग्जांपल, ये किस तरह के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। तो ये है आपके क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे आईआरसी क्या होता है सर, आईआरसी का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट, जिसके अंदर बेसिकली जो हम इंटरनेट के माध्यम से जो चैटिंग करते हैं ना वर्ड्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट रिले चैट। इट इज ए टेक्स्ट बेस्ड, ये पहली बात तो क्या है टेक्स्ट बेस्ड चैट सिस्टम है। ये अनेबल करता है डिस्कशन अमंग एनी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज सो कॉल्ड कन्वर्सेशन चैनल एज वेल एज डिस्कशन बिटवीन ओनली टू पार्टनर, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आंसर डायलॉग। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या आईआरसी इंटरनेट रिले चैट। तो जैसे अगर मान लीजिए आप मुझसे इंटरनेट के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस की क्वेरी करते हैं, ओके मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है 1-to-1 हमारा चल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या इंटरनेट रिले चैट। आगे टीकेडीएल क्या है, टीकेडीएल जो है वो है हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसको ये बेसिकली कहता है जो हमारा इंडियन जो आयुर्वेदा सिस्टम है उसको जो है फॉरेन की बहुत सारी कंपनीज है वो क्या कर रही है कॉपी मार रही हैं और उसके बेस पर वो दवाइयां बना के हमको वही दवाइयां महंगी रेट पर सेल कर रही हैं। ओके तो उसके लिए जो है एक नया सिस्टम है टीकेडीएल। ये क्या है बेसिकली ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसको हम लेके क्या करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज को एंड प्रिवेंट करता है इट्स मिस एप्रोप्रिएशन एट इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस। तो अगर मिस एप्रोप्रिएशन तो उसको हम क्या करेंगे रोक लगाएंगे उसके ऊपर। तो उसके लिए एक नया सिस्टम आया जिसको बोलते हैं टीकेडीएल। आगे एक वायरलेस टेक्निक स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स एंड मोबाइल डिस्टेंस इज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या ब्लूटूथ। वाईफाई नहीं है वो क्या है जी आपका ब्लूटूथ है। शॉर्ट डिस्टेंस आ गया ना तो ब्लूटूथ। आगे स्विट्जरलैंड फ्रांस डेनमार्क लीड द वर्ल्ड इन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के अंदर इन्होंने जो है वो क्या किया वर्ल्ड को लीड किया है। ओके एंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, अगर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं 2018 की रैंकिंग में इंडिया का जो नंबर था वो था 177, जो अब थोड़ा सा जो है वो क्या हुआ सुधरा है। तो अभी करंट की बात करता हूं मैं 2020 की, ओके क्योंकि पेपर में आ सकता है। तो 2020 के अंदर इंडिया का जो करंट रैंक है वो कितना है 168 और इंडिया का जो स्कोर है वो है 27.6 और जो टॉप पे वो है डेनमार्क। ध्यान रखना फर्स्ट डेनमार्क का और इंडिया का 168वां रैंक है। आगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया के अंदर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया ने फ्रांस के साथ में मिलकर जो है वो किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनाइटेड नेशंस एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर विल बी हेडक्वार्टर। उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे गुरुग्राम में। आगे मैथनॉल, आजकल जो है वो पेट्रोल के साथ में जो है वो मैथनॉल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि उससे पोल्यूशन के ऊपर बैड इंपैक्ट जो है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो बोलते हैं मैथनॉल इज ए सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन टू द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द अर्बन पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैथनॉल इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा जो है वो मैथनॉल को प्रोड्यूस कर रहा है कौन इस टाइम पे, चाइना। टोटल वर्ल्ड का 65% जो है वर्ल्ड मैथनॉल जो है उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है एंड इट यूज इट्स कोल टू प्रोड्यूस अ मैथनॉल। आगे कंसीडर द फॉलोइंग, आपको ये कंसीडर करना है और आपको बताना है कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है तो उसके अंदर कंबशन में हम किस चीज को यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को भी यूज करते हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फर को भी यूज करते हैं। मतलब सल्फर ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन तीनों को जो है हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। तो आंसर आएगा डी 1, 2 एंड 3। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज और आर कोज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड बाय द मर्करी। तो ये है अब इसका मिनामाता, ये बेसिकली एक शहर है कहां जापान के अंदर जहां पे क्या किया गया जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट था उसको जो है वो बहा दिया गया पानी के अंदर, ठीक है। और वो पानी जो है वो क्या कंटेमिनेटेड दूषित हो गया, लोगों ने उसको कंज्यूम किया और उसकी वजह से जो ये डिसीज जो है उनको हो गए मिनामाता। तो ये ध्यान रखना ये अफेक्ट दोज हु कंज्यूम फिश। अब बेसिकली वो जो मिनामाता बे जो है जो समुद्र है वहां से वहां की जो मछलियां वो सारी की सारी दूषित हो गई। हाँ जी, जिन्होंने उस फिश को जो है वो क्या किया कंज्यूम किया। अब मछलियां वहां पे हैं, जिन्होंने वहां से मछली निकाल के और खाई तो उनको जो है ये डिसीज हो गई है बेसिकली। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या मिनामाता। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो हमारा थिंक टैंक है। ओके 2015 के अंदर इसका नाम जो है नीति आयोग किया गया, इससे पहले इसका नाम जो है प्लानिंग कमीशन था। तो बेसिकली नीति आयोग करता क्या है, पूरे इंडिया के लिए प्लानिंग करने की जिम्मेदारी हमने इसको दे रखी है। जो बजट बनाने का काम है, इकोनॉमिक सर्वे जो है, ठीक है, तो ये सब के लिए जो है वो आपका नीति आयोग जो है वो आपका लाइबल होता है। तो नीति आयोग जो है वो बजट को बनाएगा, बनाने के बाद फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री को दे देगा, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको जो है वो अप्रूव करती है और फिर आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उसको बैग जो है अटैची लेके आते हैं, उसके अंदर बेसिकली वो बजट है। अब वो बजट बनाने का जो जिम्मेदारी जो है वो दे रखी है
किसको, नीति आयोग को। तो नीति आयोग को बोलते हैं हम लोग क्या, थिंक टैंक, वो इंडिया के लिए सोचने का काम करता है। अब ये क्या है, नीति आयोग के बारे में कुछ बातें बोली गई हैं, बताना है कौन कौन से सही है। पहला, ये डिजाइन करता है पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, जी बिल्कुल करता है। ये फोस्टर करता है कोऑपरेशन फेडरलिज्म, जी स्टेट और सेंटर के बीच में जो है वो फेडरलिज्म को जो ये कोऑपरेशन को फोस्टर करने का काम करता है। मॉनिटर करता है, इवोल्यूशन करता है, जी करता है। ये इंडिया के लिए थिंक टैंक का काम करता है। एंड नॉलेज एंड द इनोवेशन हब, जी ये सब काम जो है ये करता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, डी। आगे मेन टर्म और प्रोपाउंडर बता रखा है, ठीक है इनका। आपको ये सबसे पहले ई पाठशाला, ई पाठशाला जो है वो क्या, इट इज सिंगल पॉइंट रिपोजिटरी है ऑफ ई रिसोर्स कंटेनिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड द अदर रिसोर्स। स्वयं जो है वो क्या, ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करने का है, स्टडी वेब ऑनलाइन जो सिस्टम जो है वो लेके आए गए हैं। स्वयं प्रभा जो है वो क्या, 34 चैनल है, पहले 32 से अब इसमें 34 हो गए हैं। 34 चैनल्स हैं, ठीक है, जो अपने यहाँ पे बेसिकली टेलीकास्ट किए जाते हैं, जहाँ पे आप जो है वो पढ़ाई कर सकते हो। तो यूज ऑफ द जी सेट टेक्निक को जो इसके अंदर यूज किया गया, जो अपनी जी सेट जो अपनी मिसाइल से उनको जो है यूज किया गया जीसेट सैटेलाइट को, ठीक है। 15 ट्रांसपोर्टर टू रन द 34 डीटीएच चैनल। और दीक्षा पोर्टल जो है वो बेसिकली क्या, टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर टीचर एजुकेशन के लिए। तो 47 का जो है वो क्या, सी। आगे 48, विच इज द फॉलोइंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है, चांसलर है, और प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, विजिटर है। तो वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन। इसमें पीएम जो है वो कौन है, चांसलर, प्रेसिडेंट जो है वो विजिटर है, इसको बोलते हैं ये परिदर्श। और ये जो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नर है वो इसमें प्रधान है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिएक्टर। आगे ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी, सर पहले तो ये बताओ ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, जो दोनों मोड से जो है वो क्या करती है, कोर्सेज को प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ओके, आर दोज इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड आल्सो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सच इंस्टीट्यूशन। तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी जिसमें सबसे ज्यादा ऐसे ड्यूअल मोड इंस्टीट्यूशन पाए जाते हैं, तो वो है जो आपका तमिलनाडु। आगे और जो लास्ट क्वेश्चन था वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, बोलो राइज। 2018 के अंदर जो है हमारे जो यूनियन उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे अरुण जेटली जी, तो उन्होंने जो है राइज एक जो स्कीम जो है वो लेके आए थे, ओके 2018 के अंदर। तो उसके अंदर बेसिकली हमने 18 मिलाए और हमने बोला 4 सालों के अंदर हम लोग जो है वो एजुकेशन के ऊपर जो है एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और उसमें 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे। मेजोरिटी हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर वो पैसा हम लगाने वाले हैं। तो उनके बारे में कुछ बात बोली गई। तो पहली बात तो इसको सेटअप करेंगे 2022 तक, हाँ जी पूरा सेटअप कर लेंगे। दूसरा, इट इज ए सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, यस। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर वो कितनी, 1 लाख करोड़ की, यस। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। खैर इसके बारे में कुछ लिखा है मैंने, बेनिफिशियरी जो है इसके कौन कौन होंगे, मतलब इससे जो बेनिफिट है वो किन किन इंस्टीट्यूशंस को बेनिफिट मिलेगा। ऑल सेंट्रली रन इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईएम, एनआईटी, इन सबको बेनिफिट मिलेगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो अगले 4 सालों के अंदर जो है वो खर्च करेंगे टू रिवाइटलाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपनिंग स्कूल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज वेल एज प्रमोट द प्रोग्राम फॉर द टीचर इन ऑर्डर टू इंप्रूव क्वालिटी एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट। ये प्रोवाइड करेगा लो कॉस्ट फंड टू गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट द हायर एजुकेशन। तो उसके लिए नया सिस्टम आया था, 4 सालों का टाइम पीरियड है, 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे और जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस है उनको जो है वो हम क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, ओके हाँ जी, ताकि उनके अंदर और भी फैसिलिटीज को बढ़ाया जा सके। ओके जी सर, लो जी ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपने इनको पहले सोल्व किया होगा, बाकी अगर नहीं किया तो प्लीज एक बार पहले कर लेते तो बढ़िया रहता। खैर आज जो सेकंड डालूंगा मैं मॉक टेस्ट टेलीग्राम पे, तो उसको पहले सोल्व कर लेना, देन उसके बाद आप इसके क्वेश्चन को जो है वो क्या करना, देखना यहां से। ओके हाँ जी सर, और डिप्रेस बिल्कुल भी नहीं होना अपने को, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से आप काम करते रहें और जैसे आप कर रहे हैं जो आपकी टेक्निक है उसी को आप परस्यू करते रहें। और पेपर आने वाला है तो बस आप अपना फोकस जो है अपनी प्रिपरेशन पे रखें, क्या होगा कैसे होगा वो सब वक्त बताएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, वो जो ऊपर बैठा है ना उसकी निगाह आपके ऊपर है, आप तैयारी कर रहे हो, वो देख रहे हैं और आपको वो उचित जो फल होता है वो आपको जरूर प्रोवाइड करेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना सब आपको देगा, ठीक है ना। हाँ जी सर, तो बढ़िया तरीके से काम करो। ये पहला मॉक टेस्ट हो गया, सेकंड मॉक टेस्ट आज आएगा, अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा और इवनिंग के अंदर उसकी हम जो है वो वीडियो डालेंगे। ओके हाँ जी, और एक छोटी सी बात और, काफी बच्चे जो है वो क्या बिल्कुल करंट का जो अभी रिसेंट में अक्टूबर के अंदर अगर मान लो कोई चीज हुई है तो उसका भी जो है वो डेटा पढ़ रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता है, पेपर आपका बन चुका है, ठीक है, पहले ही बन चुका है पेपर और उसमें एकदम लेटेस्ट चीजें नहीं आती। यूं तो फिर इसका तो कोई 1 मिनट पहले भी अगर कुछ आ गया, मान लो लेटेस्ट कोई न्यूज आ गई है, तो क्या आप उसको परस्यू करना शुरू कर दोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। लगभग 5 से 6 महीने ओल्ड जो डेटा होता है वो जनरली पूछा जाता है। अक्सर यार 2021 में पेपर हो रहा है, 2018 के डेटा पूछे जाते हैं और आप बिल्कुल लेटेस्ट करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो अभी लेटेस्ट के अंदर आ रही हैं, ठीक है ना। तो हर चीज
पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको ये कहूंगा कि अब जो ये जो नए नए जो इंस्टीट्यूशंस जो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, या फिर नई नई जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की है उसको अब करने की कोई जरूरत है, या फिर कोई नई सबमिट हुई है, ठीक है, तो उसको अब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी सर। चलो ये हो गया आपका फर्स्ट, और आप करेंगे हम आज शाम को जो है वो सेकंड वाला, तो आप कीजिएगा, बस डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया से कर लीजिए। जितना आपको क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया है, पेपर 1 के 10 यूनिट के, पेपर नंबर 2 के भी हमने कर लिए मेजोरिटी, तो जो एमसीक्यूज मैंने आपको पहले दिए हैं प्लस में जो मॉक टेस्ट, अगर आप ये अच्छे से कर जाएंगे ना, मैं आपको श्योरिटी देता हूं आपका जेआरएफ कंफर्म्ड है, ठीक है ना जी सर। चलो इतना करो, मिलते हैं इवनिंग में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।